हाँ जी भाई। कल हमने क्या पढ़ी थी? गति। और आज हम क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा और इसके प्रभाव। चलो स्टार्ट करें। और जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं, हम लोग विज्ञान की बात कर रहे हैं। और विज्ञान में भी मैं आपको विज्ञान की एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी भी 6 से 12 तक की पूरी करवाऊंगा, जिसमें हम लोग कक्षा 6 लगभग पूरी कर चुके हैं, पूरी है लगभग क्या। और कक्षा 7 जो है, ये कक्षा 7 आपके कहाँ है? ये कक्षा 7 यहाँ है कि 10 चैप्टर हम लोग इसके जो है करने में जा रहे हैं। आज इसका 10वां चैप्टर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं छोटे बच्चों के लिए क्लास कम, लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जो किसी न किसी विज्ञान से क्या कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी, या फिर जिसके किसी कंपटीशन में, जैसे राजस्थान पुलिस है, अभी क्या आने वाली है, सीईटी आने वाली है। और सीईटी 2024 और 2024 के साथ साथ जितने भी एग्जाम इसके अंतर्गत होंगे, उन एग्जाम में भी क्या आएगी? विज्ञान आएगी। तो विज्ञान आएगी तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसमें हम लोग किस लेवल तक का पढ़ें और क्या चीज़ हम लोग करें। लेकिन उसके लिए हमारी जो है नींव मजबूत होनी चाहिए। तो विज्ञान को जो जो साथी मजबूत करना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़े रहेंगे, बाकी अपने अपने घर पे जाके बकरी चराए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करने वाले हैं आज की कक्षा को बिना किसी देरी के। चैप्टर का नाम आपको पता ही है, विद्युत धारा और उसके प्रभाव। आपने कक्षा 6 के अध्याय 9 में सुझाए गए खेलों में खेल आपके हाथ जो है कितना स्थिर है को खेलने का प्रयास किया? यदि नहीं तो आप अब इसे करके देखो। बूझो तथा पहेली ने कक्षा 6 में सुझाए गए अनुसार खेल के लिए एक विद्युत परिपथ संयोजित किया। उन्होंने अपने परिवार और मित्रों के साथ परीक्षण करके काफी मनोरंजन किया। उन्हें इस खेल में इतना आनंद आया कि उन्होंने ये निश्चय किया कि वह दूसरे शहर के रहने वाले चचेरे भाई को भी इस खेल को खेलने का क्या देंगे, आइडिया देंगे या सुझाव देंगे। अतः पहेली ने जो है एक स्वच्छ चित्र बनाया, उसमें यह दर्शाया कि विविध विद्युत अवयवों को कैसे संयोजित किया जाता है। ठीक है, क्या आप ये परिपथ आसानी से खींच सकते हैं? इससे बूझो ने जानना चाहा कि क्या इन विद्युत अवयवों को निरूपित करने का कोई आसान उपाय है क्या। तो ये देखते हैं कि क्या इसका आसान उपाय है। विद्युत अवयवों के प्रतीक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्यारे मित्रों, इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न आते हैं तो ध्यान से और आराम से पढ़ना। ठीक है, पेन का कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, आपकी बात मान जाते हैं। ठीक है, चलो ब्लू। चलो, किसी सामान्य विद्युत अवयवों को प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जा सकता है। सारणी 10.1 में कुछ विद्युत अवयवों को उनके प्रतीक दर्शाए गए हैं। आपको विभिन्न पुस्तकों में इन अवयवों के विभिन्न प्रतीक देखने को मिल सकते हैं, तथापि इस पुस्तक में हम यहाँ पर दर्शाए गए प्रतीकों का ही उपयोग करेंगे। इन प्रतीकों को ध्यानपूर्वक देखिए। विद्युत सेल के प्रतीकों पर ध्यान दीजिए। इसमें एक लंबी रेखा तथा दूसरी छोटी परंतु मोटी समानांतर रेखा है। क्या आपको याद है कि विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल व एक ऋण टर्मिनल होता है? विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को तथा छोटी व मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। स्विच के लिए ऑन स्थिति तथा ऑफ स्थिति चित्र में दर्शाए गए प्रतीकों के अनुसार निरूपित की जाती है। परिपथ के विविध अवयवों को संयोजित करने में उपयोग होने वाले संयोजक तार रेखाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं। 10.1 में एक बैटरी और उसका प्रतीक भी दर्शाया गया है। क्या आप जानते हैं कि बैटरी क्या होती है? बैटरी के प्रतीक को ध्यान से देखिए। क्या अब आप बता सकते हैं कि बैटरी क्या हो सकती है? कुछ क्रियाकलापों के लिए हम एक से अधिक सेलों की आवश्यकता हो सकती है। अतः हम चित्र 10.2 में दर्शाए अनुसार दो या अधिक सेलों को एक साथ उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल में संयोजित किया जाता है। दो या अधिक सेलों के इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं।
अब देखो विद्युत सेल को किस प्रकार से, इस प्रकार से दर्शाएंगे, या इसको क्या कहेंगे, बैटरी भी कहेंगे। विद्युत बल्ब को इस प्रकार से दर्शाएंगे, ध्यान रखना। अगर स्विच को दर्शाना है, किसको, स्विच को दर्शाना है, तो ऐसे। अगर ये ऑन है तो, अगर ये ऑन होगा तो इस प्रकार से, और अगर ऑफ होगा तो इस प्रकार से, अड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। और बैटरी को दर्शाना है तो इस प्रकार से। सेल और बैटरी में अंतर है, ठीक है। फिर हम लोगों को यदि संयोजी तार को दर्शाना है, तार को दर्शाना तो इस प्रकार से दर्शाएंगे। अब आपको याद हो गया होगा। अगर सेल को दर्शाएंगे तो मैं यहाँ पे लिख लिख के बताता हूँ। अगर सेल को दर्शाएंगे तो इस प्रकार से, ये एक बड़ा और एक छोटा, ठीक है। अगर बल्ब को दर्शाना हो तो इस प्रकार से, ठीक है। अगर स्विच ऑन है तो इस स्थिति में हम लोग इस प्रकार से दर्शाएंगे, ठीक है। यहां दो डॉट बना दो, ठीक है। अगर बैटरी ऑफ हो तो इस प्रकार से दर्शाएंगे, और किसी तार को दर्शाना तो इस प्रकार से, और बैटरी को दर्शाना है तो इस प्रकार से। समझ गए? तो इन सब चीजों का याद रखना है, ठीक है। अब देखो, टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी, रिमोट कंट्रोल जैसे कई युक्तियों में बैटरी को उपयोग में लिया जाता है। तथापि इनमें से कुछ युक्तियों में विद्युत सेलों को सदैव 10.2 के अनुसार दर्शाए गए अनुसार एक के बाद एक दूसरे को नहीं रखा जाता है। कभी कभी सेलों को एक के साथ दूसरे से सटाकर रखा जाता है। तब फिर सेलों के टर्मिनल को किस प्रकार संयोजित करें। किसी भी युक्ति की बैटरी वाले खाने को ध्यान से देखिए। प्राय इनमें एक मोटा तार अथवा धातु की पत्ती होती है, और जो एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ती है। भाई किसी भी बैटरी के खांचे को अगर हम लोग देखें, कुछ इस प्रकार का खांचा होता है। एक तरफ तो क्या इस प्रकार से स्प्रिंग होती है, और एक तरफ क्या इस प्रकार की पत्ती होती है। फिर हम लोग यहाँ सेल को क्या रखते हैं ना, यहाँ पे सेल को, ठीक है। तो ऐसे समझो, और एक तरफ तो क्या होगा, पॉजिटिव, और एक तरफ क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है ना। ये दिख रहा है आपको। बैटरी के खानों में सेल को सही ढंग से रखने के उद्देश्य से आपकी सहायता में प्राय इस प्रकार के प्लस व माइनस के चिन्ह अंकित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अपने क्रियाकलापों के लिए बैटरी बनाते समय हम सेलों को कैसे संयोजित कर सकते हैं। आप चित्र 10.4 में दर्शाए अनुसार लकड़ी के एक गुटके, लोहे की दो पत्तियां व रबड़ के छल्लों का उपयोग करके एक सेल होल्डर बना सकते हैं। यह आवश्यक है कि रबड़ के छल्ले धातु की पत्ती को कसकर जकड़े रहें। इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। देख लिया। दो या अधिक सेलों की बैटरी बनाने के लिए आप सेल होल्डर बाजार से खरीद सकते हैं। इनमें सेलों को उचित ढंग से इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि एक सेल, ये देखो ये रहा सेल होल्डर, यहाँ पे इधर प्लस इधर माइनस इस प्रकार से हो जाएगा। धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से क्या हो, संयोजित हो, जैसे कि 10.5 में दिखाया गया है। सेल होल्डर की धातु कोई दो क्लिपों में प्रत्येक के साथ तार का एक टुकड़ा संयोजित कीजिए। आपकी बैटरी उपयोग के लिए क्या है, तैयार है। किसी बैटरी को निरूपित करने के लिए उपयोग में किए जाने वाले प्रतीक 10.1 में दर्शाए गए हैं। आइए आप अब 10.1 सारणी में दर्शाए गए प्रतीकों का उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ आरेख खींचे, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बना रखा है। इस विद्युत परिपथ की प्रतिलिपि अपने नोटबुक में बनाइए। विविध विद्युत अवयवों के प्रतीकों का उपयोग करके इस विद्युत परिपथ का उपयोग कार्य कीजिए। ये देखो, ये किसका चिन्ह है, बल्ब का, ये सेल का है ना, और यहाँ स्विच है, और वो भी क्या है, ऑन है। तो ये क्या हो गया, परिपथ, और ये क्या है, तार, ठीक है। प्रतीकों का उपयोग करके विद्युत परिपथ आरेख खींचना काफी आसान होता है, इसलिए सामान्यतः हम विद्युत परिपथ को परिपथ आरेखों में निरूपित करते हैं। 10.9 द्वारा एक अन्य विद्युत परिपथ आरेख दर्शाया गया है। क्या यह चित्र 10.8 के द्वारा दर्शाए गए परिपथ जैसा ही है?
इन दोनों परिपथों में क्या अंतर है? इस परिपथ में क्या अंतर है? ये जो कुंजी है या स्विच है, ये स्विच क्या है? ऑफ है। और ये बैटरी हो गई, बाकी तो आपको पता ही है। विद्युत परिपथ में बल्ब दीप्त होगा, याद कीजिए बल्ब केवल तभी दीप्त होगा जब स्विच क्या हो? ऑन हो। बल्ब में एक पतला पतला तार होता है जिसे तंतु या अथवा क्या कहते हैं? फिलामेंट। यह तभी दीप्त होता है जब इससे विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित। यदि बल्ब का तंतु क्या होता है? टूट जाता है तो फ्यूज हो जाता है क्या? अपना बल्ब। ठीक है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो क्या होगा? तब परिपथ पूरा होगा। क्या तब भी बल्ब दीप्त होगा? आपने ये ध्यान दिया होगा कि दीप्त बल्ब गर्म हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। उससे पहले हम लोग क्रियाकलाप जरूर पढ़ेंगे दोनों। एक विद्युत सेल, एक टॉर्च बल्ब और एक स्विच तथा संयोजक तार लेना है। और 10.9 यहाँ पे नीचे दिखाया हो गया होगा, उसके अनुसार जो है एक विद्युत परिपथ बनाना है। यह क्रियाकलाप केवल एक सेल का उपयोग करके किया जाना चाहिए। स्विच को ऑफ करने की स्थिति में रखना है। क्या बल्ब दीप्त होता है? बल्ब को छूकर देखिए। अब स्विच को ऑन की स्थिति में लाइए। ये देखो, ये यहाँ पे है ना, ऊपर लाइए और बल्ब को 1 मिनट अथवा कुछ अधिक समय तक दीप्त रहने दीजिए। बल्ब को फिर से छूकर देखिए। क्या आपको कोई अंतर अनुभव होता है? स्विच को ऑफ की स्थिति में लाकर कुछ समय पश्चात फिर से बल्ब को छूकर देखिए। 10.10 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाइए। 10 सेंटीमीटर लंबा नाइक्रोम का तार, एक टुकड़ा लेकर इसके 2 किलो के बीच में बांधिए। आपको नाइक्रोम का तार जो है विद्युत संयंत्रों की मरम्मत करने वाले किसी दुकान से प्राप्त होगा, अथवा आप किसी विद्युत हीटर के बेकार तापन अवयव का उपयोग भी में भी ला सकते हैं। तो ये इस प्रकार से बनाना है। ये परिपथ हो गया। अब इसको जो है क्या करना है? आपस में जोड़ देना। इस तार को स्पर्श करना है। अब स्विच को ऑन की स्थिति में लाकर परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। कुछ सेकंड बाद तार को स्पर्श कीजिए। इसे अधिक समय तक पकड़े मत रहिए। परिपथ में विद्युत धारा जो है बंद करनी है और कुछ मिनट बाद पुनः तार को स्पर्श करना है। ठीक है। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वह तप्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का क्या कहते हैं? तापीय प्रभाव कहते हैं। क्या आप इससे किसी ऐसे विद्युत साधित्र का नाम बता सकते हैं जिसमें विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का उपयोग होता है? ऐसे साधित्रों की एक सूची बनाइए। जैसे फ्रेश होती है, वो क्या करती है? वो भी इसी प्रभाव का काम करती है। आपके हीटर होता है, ठीक है, ये भी यही काम करता है। आपने कमरों को गर्म करने वाला, खाना बनाने पकाने वाला, उपयोग में लाने वाला विद्युत तापक देखा होगा। इन सभी तारों की एक कुंडली होती है। तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव अथवा केवल अवयव एलिमेंट कहते हैं। आपने यह ध्यान दिया होगा कि जब इन संयंत्रों को विद्युत मेंस की में संयोजित करके स्विच को ऑन की स्थिति में किसी तार में उपयोग ऊष्मा का परिणाम अथवा उस तार के पदार्थ की धातु जिससे ये बना है लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों तथा विभिन्न लंबाई एवं मोटाई के तार का उपयोग किए जाते हैं। विद्युत परिपथ को जोड़ने में प्रयोग में होने वाले तार, संयोजी तार, सामान्यतः गर्म नहीं होते हैं। इसके विपरीत कुछ विद्युत साधित्रों के अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं जितने की आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। विद्युत बल्ब की के तंतु इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर प्रकाश देना आरंभ कर देते हैं। ठीक है। यदि किसी तार के बड़े परिणाम की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो तार इतना अधिक तप्त हो सकता है कि वह पिघलकर टूट जाए। परंतु क्या यह संभव है कि कोई तार पिघलकर टूट जाए? आइए इसका परीक्षण करते हैं। अभी हम एक परीक्षण करते हैं। देखो कि विद्युत परिपथ का उपयोग हमने क्रियाकलाप 10.3 में किया, उसे फिर से बनाना है। और परंतु इस बार क्या है? सेल के स्थान पर 4 सेलों की बैटरी का उपयोग करना है। साथ ही नाइक्रोम के तार के स्थान पर इस्पात या उर्ण या स्टील वूल का जो है तार, वो जो है वो उपयोग में लाना है और बांधना है। और इस्पात उर्ण को के जूने का उपयोग प्राय रसोई घर में बर्तनों को साफ करने में होता है तथा ये किराने की दुकान पे जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है।
यदि कमरे में विद्युत पंखा चल रहा है तो उसका स्विच ऑफ कर दीजिए। कुछ समय के लिए परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करिए। इस्पात ऊन अथवा तार अथवा लड़ी का ध्यान से परीक्षण कीजिए। नोट कीजिए क्या क्या होता है। क्या इस्पात ऊन का तार लड़ी फिसल कर टूटती है? कुछ विशेष पदार्थों के बने तार के से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों के विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है उपयोग। और सभी भवनों के प्रत्येक विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में प्रवाहित की जा सकने वाली विद्युत धारा में कोई अधिकतम सीमा होती है। जैसे 220 वोल्ट से ज़्यादा की अपने घर में करंट नहीं आता है, जिसे उनमें से सुरक्षा पूर्वक प्रवाहित किया जा सके, है ना। यानी कि हर एक तार का जो है एक कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी से ज़्यादा वोल्टेज का जो है विद्युत धारा प्रवाहित हम नहीं कर सकते। किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान इस सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है तो तार अतितृप्त हो जाता है, जिससे उसमें आग लग जाती है। यदि परिपथ में उचित फ्यूज लगा दिया जाए तो वह पिघल जाएगा, जिससे कि परिपथ क्या जाएगा, टूट जाएगा। अतः फ्यूज जो है सुरक्षित युक्ति है जो कि विद्युत परिपथ की क्षति व संभावित आग के प्रति क्या है, सुरक्षा प्रदान करता है। वह फ्यूज पहले ही जल टूट जाएगा। वो क्या फ्यूज लगे होते हैं ना, कट आउट लगे होते हैं, उसमें फ्यूज लगे होते हैं। अगर वो टूट जाएगा तो आगे क्या परिपथ बंद हो जाएगा, तो आगे की जो चीजें हैं जो महंगी चीजें हैं उनका जो शेय है वो रुक जाएगा। विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के फ्यूज का उपयोग किया जाता है। हमारे घरों में उपयोग होने वाले फ्यूज दर्शाए गए हैं। दर्शाए गए फ्यूजों का व्यापक रूप में विद्युत संयंत्रों में प्रयोग किया जाता है। हम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का परीक्षण किया है। इसका आपने ताप के उपयोग कैसे करें इसके बारे में सीखा। क्या विद्युत धारा के अन्य प्रभाव भी है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इंपॉर्टेंट है। उपयोग में की जा चुकी माचिस की डिब्बी के कार्डबोर्ड की जो ट्रे होती है उसको लेना है और इसके चारों ओर विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटना है। ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखनी है और अब इस तार के स्वतंत्र सिरों को जो है 10.17 में दर्शाए अनुसार स्विच से होते हुए विद्युत सेल से संयोजित करना है। जिस दिशा की ओर चुंबकीय सुई संकेत करती है उसे क्या करना है, नोट करना है। और चुंबकीय सुई के निकट एक क्या लगानी है, छड़ चुंबक लानी है। देखिए क्या होता है। अब चुंबक को हटाकर चुंबकीय सुई को ध्यान से देखते हुए स्विच को ऑन की स्थिति में लाइए। आप क्या देखते हैं, क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है? स्विच को वापस ऑफ की स्थिति पर लाइए। क्या चुंबकीय सुई वापस अपनी आरंभिक स्थिति में आ जाती है? ये बोल रहा है कि हम लोगों को क्या करना है, इस परिपथ में यहाँ पे एक चुंबक लगा देनी है और इसमें क्या सुई लगा देनी है। जैसे हम लोग ये लगाएंगे, ये यहाँ से करेंगे तो क्या चुंबकीय सुई जो है वो इधर उधर विक्षेपित होती है क्या, है ना। और फिर वापस जो है वो इसको हटाएंगे तो क्या वो अपनी पुनः स्थिति में आ जाती है क्या। तो हम जानते हैं कि जो चुंबकीय सुई है एक लघु चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर क्या करती है, संकेत करती है। जैसा अपने हम लोगों ने पढ़ा था पिछली कक्षा में कंपास के बारे में। जब हम कोई चुंबक इसके निकट लाते हैं तो सुई विक्षेपित हो जाती है। हमने यह भी देखा कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित, तब भी सुई क्या हो जाती है, विक्षेपित। क्या आप इन दोनों प्रेक्षणों में कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं? क्या किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है क्या? इसी प्रकार के परीक्षण किसने किए थे, हेंस क्रिश्चियन आर्स्टेड। ये वैज्ञानिक को भी आश्चर्यचकित किया कि वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये देखा कि जब भी कोई किसी तार के विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास की चुंबकीय सुई जो है ये विक्षेपित हो जाती है। अतः जब किसी तार के विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और वास्तव में जो है विद्युत धारा का उपयोग क्या है, चुंबकों के निर्माण में किया जाता है ना। अब चुंबक बनाई कैसे जाती है वो भी हम लोग देखेंगे आगे, है ना। अब विद्युत चुंबक, ये भी इंपॉर्टेंट भाई, लाइन आ गई है तो पढ़े। फिर लोहे की लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक कील अथवा 75 सेंटीमीटर लंबा विद्युत रोधी जो है प्लास्टिक के कपड़े से ढका हुआ क्या इनमें में लेपित जो है वो लचीला तार लेना है और इस तार को कुंडली के रूप में कील पर कसकर लपेट लेना है। तार के स्वतंत्र सिरों को एक स्विच से होकर
जो है दर्शाए गए चित्र अनुसार जो है वो एक विद्युत सेल से संयोजित कर लेना, कुछ इस प्रकार से। अब कर लिया। अब जो है कुछ पिन इस कील के सिरे पर जो है वो लानी है और इसके निकट जो है वो लेके आनी है, और स्विच को क्या करना है, ऑन करना है। क्या पिन जो है कील की नोक पर चिपकते हैं? स्विच ऑफ करना है। क्या पिन अभी भी कील से चिपके रहते हैं? तो ये प्रयोग करना है। उपरोक्त क्रियाकलाप में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबकीय की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो जाता है, समाप्त, तो कुंडली का जो चुंबकत्व है वह क्या हो जाता है, नष्ट। तो इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है। विद्युत चुम्बकीय के प्रति चुंबकों को अति प्रबल बनाया जा सकता है। ये अत्यंत भारी बोझ उठा सकते हैं। क्या आपको सच है कि 10 में क्रेन के चित्र की याद है? इस प्रकार के क्रेनों को के एक सिरे पर प्राय एक प्रबल विद्युत चुंबक लगा होता है। विद्युत चुंबकों का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए भी किया जाता है। डॉक्टर दुर्घटनावश आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थों के छोटे टुकड़े को बाहर निकालने में नन्हे विद्युत चुंबक का उपयोग करता है। बहुत से खिलौने के भीतर भी विद्युत चुंबक लगी होती है। एक आता है विद्युत घंटी। विद्युत घंटी क्या? और एक घंटी आपके जो सब्सक्राइब बटन है ना उसके पास भी है, तो उस घंटी को दबा दो ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ ना तो आपके दिल की भी क्या बजे, घंटी बजे। तो इसको भी दबा दो भाई, है ना। और सब्सक्राइब का बटन अगर किसी ने नहीं दबाया तो दबा दो। इतनी मेहनत करता हूँ मैं, और 2-2 3-3 बजे तक रात को मैं वीडियो बनाता रहता हूँ आपके लिए, लेकिन आप क्या करते हो बताओ? आप क्या करते हो? इसको लाइक तक नहीं करके जाते हो, तो लाइक तो कर दिया करो कम से कम। हाँ, अच्छी बात नहीं है ना ये? बताओ, अच्छे बच्चे सच्चे बच्चे, ठीक है। हम सभी विद्युत घंटी से भली भांति परिचित है। इसमें एक विद्युत चुंबक होता है। आइए देखते हैं विद्युत घंटी कैसे कार्य करती है। 10.20 में एक विद्युत घंटी का विद्युत परिपथ दर्शाया गया है। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी रहती है जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ क्या होता है, पूरा, और तथा कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है। तब यह लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा तोड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को क्या करती है, अपनी ओर खींचती है, तो ये परिपथ को भी क्या करती है, तोड़ देती है। इससे कुंडली में जो है विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो जाता है, समाप्त, और कुंडली जो है वो विद्युत चुंबक बनी रहती है। अब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती है, यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती है। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेच से स्पर्श करती है। इससे परिपथ फिर से पूरा हो जाता है। कुंडली को पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा हथौड़ा पुनः घंटी से टकराता है, और यह प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है। इसलिए क्या होती है, घंटी बजती है और हर बार परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है। इस प्रकार एक विद्युत घंटी बजती है। विद्युत घंटी जो आपके, अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा वो एक बार रिवीजन कर ले। विद्युत अवयव को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना क्या होता है, सुविधाजनक, है ना। जैसे बल्ब को कैसे, ऐसे करेंगे, ठीक है। तार को ऐसे, और बैटरी को, सेल को ऐसे, और बैटरी को ऐसे, ठीक है, ऐसे करेंगे ना। और कुंजी को, ये क्या है, स्विच क्या है, ऑफ है, स्विच ऑफ है, इस प्रकार से करेंगे। और स्विच ऑन होगा तो, ठीक है, समझ में आ गया। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार क्या होता है, तप्त। और ये विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव, तापीय प्रभाव। और इसके अनुप्रयोग बहुत सारे हैं। कुछ विद्युत पदार्थ के बने तारों में जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे गर्म होने से पिघलकर क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और इन पदार्थों का उपयोग विद्युत फ्यूज के निर्माण में किया जाता है जो विद्युत परिपथों को क्षति पहुंचाने तथा आग से बचाते हैं। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति क्या करता है, व्यवहार, और इसे विद्युत धारा का क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव। तो ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी। इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ भी है। बैटरी क्या होती है,
विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत अवयव क्या होता है, लघुपतन क्या होता है, विद्युत घंटी क्या होती है, विद्युत चुंबक क्या होते हैं, विद्युत फ्यूज क्या होते हैं, सेल होल्डर क्या होते हैं, विद्युत सारित्र क्या होते हैं, विद्युत तापीय प्रभाव क्या होता है, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, और कुंडली क्या होती है। ये सब चीजें हमको जो है ध्यान रखनी है। ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर था, लेकिन आपको बताऊं कि चैप्टर सब अब तक की सबसे छोटी वीडियो हम लोग इसे मान सकते हैं। बहुत छोटे वीडियो ये चीजें मैंने बताने की कोशिश की। जब हम लोग इसको बड़े लेवल पे पढ़ेंगे और ये निश्चित रूप से बड़े लेवल पे आपके लिए आएगा, तो ऐसा मत सोचना कि आज हम लोगों ने बहुत कम समय में इसको पढ़ा है। ये आपकी बेसिक्स नॉलेज थी। आपको विद्युत परिपथ क्या होता है, बल्ब को कैसे दर्शाते हैं, बैटरी को कैसे दर्शाते हैं, स्विच ऑन हो तो कैसे दर्शाते हैं, कुंडली कैसे बनती है, ये सब चीजें मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में। तब तक के लिए राम राम सा, शुभ दिन, आपका दिन शुभ रहे, और आप पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। राम राम सा।